हेलो गाइस, अगर आपको मेरी ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। प्रिया का फ्लैट। रात। मुंबई की बारिश। खिड़की से अंदर आ रही ठंडी हवा और एक अधूरी कहानी। प्रिया 20s में अपने रूम में बिस्तर पर आधी लेटी आधी बैठी एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी के पन्नों में खोई हुई है। उसके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट साफ दिख रही है। कमरे में डिम रोशनी है और बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर थपथपा रही हैं। प्रिया डायरी का एक पन्ना पलटती है। उसमें हल्के हो चुके स्याही से कुछ लिखा हुआ है और साथ ही एक धुंधली सी तस्वीर भी लगी है। एक जवान लड़की की तस्वीर जिसकी आंखों में खौफ है। प्रिया अपनी उंगली उस तस्वीर पर फेरती है, जैसे उस लड़की का दर्द महसूस करना चाहती हो। वो डायरी में लिखी कुछ अधूरी पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करती है, जिसमें वृंदा निवास का राज, खून और इंसाफ जैसे शब्द बार बार आ रहे हैं। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अचानक दरवाजे पर हल्के से नॉक होता है। प्रिया चौंक जाती है और डायरी को जल्दी से तकिए के नीचे छुपा देती है। प्रिया मन में, इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजा खुलता है और अमित 20s में अंदर आता है। उसके हाथ में एक गर्म चाय का कप है। वो आज ही वृंदा निवास में शिफ्ट हुआ है, प्रिया के ठीक सामने वाले फ्लैट में। उसके चेहरे पर थकान है, पर आंखों में एक शांति। अमित, सोचा तुम्हारी चाय ठंडी हो गई होगी, एक और बना दी। प्रिया मुस्कुरा देती है, थोड़ी राहत महसूस करती है। ओह, थैंक यू अमित। तुम्हें कैसे पता कि मैं जाग रही होंगी? अमित हल्का सा हंसता है और कप उसके हाथ में देता है। अमित, तुम्हारी लाइट अभी तक जल रही थी, और वैसा भी नए पड़ोसी को थोड़ा तो ख्याल रखना पड़ता है। प्रिया शर्मा जाती है। उनके बीच एक हल्की सी खामोशी छा जाती है, जिसमें बारिश की आवाज और उनके दिलों की धड़कन सुनाई देती है। प्रिया, तुम थके हुए लग रहे हो। आज पहला दिन था ना यहाँ? अमित, हाँ, काफी सामान था, पर ठीक है। तुम क्या कर रही थी इतनी रात को? कुछ पढ़ रही थी क्या? अमित की नजर तकिए के नीचे से झांकते हुए डायरी के कोने पर पड़ती है। प्रिया थोड़ी संकोच करती है। प्रिया, कुछ नहीं, बस एक पुरानी डायरी मिली थी, सोचा पढ़ लूं। अमित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। अमित, ओह, तुम भी ना पुरानी चीजों और रहस्यों में कितनी दिलचस्पी रखती हो। शायद इसीलिए ही तुम्हें ये वृंदा निवास पसंद आया। प्रिया की नजर डायरी पर जाती है, फिर अमित पर। उसके चेहरे पर एक सोच की रेखा उभर आती है। प्रिया, शायद शायद इस बिल्डिंग में कुछ ऐसे राज हैं जो खुद को उजागर करना चाहते हैं। अमित उसे गौर से देखता है। उसे प्रिया की बात में कोई गहरी बात छिपी हुई महसूस होती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। बारिश की आवाज तेज हो जाती है, जैसे वृंदा निवास खुद भी उनकी बातों को सुन रहा हो। अमित खिड़की से बाहर देखता है। अमित, मुंबई की बारिश भी अलग ही होती है ना? हर बूंद में एक कहानी छुपी होती है। प्रिया अमित को देखती है। उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून है। उस पल उसे लगता है जैसे अमित उसकी जिंदगी में सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक साथी बनकर आया है, जो उसके हर राज में उसका साथ देगा। प्रिया, हाँ, अलग तो है, बिल्कुल इस बिल्डिंग की तरह। प्रिया की आंखों में एक नई चमक है, जिसमें उत्सुकता, थोड़ा डर और अमित के लिए एक नया एहसास छुपा है। सुबह की पहली किरण अमित के कमरे में दाखिल हो रही है। वो अपने किचन में चाय बना रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। उसके फ्लैट में अभी भी सामान ठीक से जमा नहीं है, कुछ डिब्बे खुले पड़े हैं। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है, प्रिया का मैसेज है, गुड मॉर्निंग नए पड़ोसी, चाय बन गई हो तो इधर भी भेज देना। अमित मुस्कुराता है और रिप्लाई करता है, आ रहा हूँ, तुम्हारी फेवरेट अदरक वाली। वो 2 कप में चाय डालता है और अपने फ्लैट से बाहर निकलकर प्रिया के दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। इंट प्रिया का फ्लैट सुबह। प्रिया ड्राइंग रूम में बैठी है। कल रात वाली डायरी उसके सामने टेबल पर खुली पड़ी है। उसका चेहरा गंभीर है। वो एक पन्ना गौर से पढ़ रही है, जहाँ कुछ अधूरे स्केचेस और रहस्यमयी निशान बने हुए हैं। उसके बगल में कॉफी मग रखा है जो आधा खाली है। अमित दरवाजे पर आता है और हल्के से नॉक करता है। अमित, मे आई कम इन मैडम? प्रिया चौंक कर ऊपर देखती है और जल्दी से डायरी बंद कर देती है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी साफ दिखती है। ओ अमित, तुम आओ आओ। अमित अंदर आता है और चाय के कप्स टेबल पर रखता है। उसकी नज़र एक पल के लिए बंद डायरी पर पड़ती है। क्या हुआ, सुबह सुबह इतनी उदास क्यों हो? प्रिया एक लंबी सांस लेती है। वो कल रात वाली डायरी।
उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी है जो डिस्टर्ब कर ली हैं। अमित उसके सामने बैठ जाता है। उसका टोन हल्का हो जाता है। क्या हुआ, इतना क्या है उसमें? कोई भूत प्रेत की कहानी है क्या? प्रिया एक नकली हंसी हंसती है, पर उसकी आंखों में अब भी चिंता है। काश वही होती, ये कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। इसमें एक हत्या का जिक्र है जो वृंदा निवास में ही हुई थी सालों पहले। अमित का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो चाय का कप उठाता है और एक सिप लेता है। हत्या? यहां? तुम श्योर हो? हाँ, डायरी में साफ साफ लिखा है और कुछ तारीखें भी हैं। एक लड़की का नाम है निशा और कुछ ऐसे निशान हैं जो लगता है किसी सबूत की तरफ इशारा कर रहे हैं। प्रिया डायरी अमित की तरफ बढ़ाती है। अमित उसे खोलता है और पन्नों को पलटता है। उसका माथा सिकुड़ जाता है जब वो कुछ अधूरे शब्दों को पढ़ता है। धोखा, चुरी, बेसमेंट। बेसमेंट? वृंदा निवास का बेसमेंट? मैं तो अभी तक गया भी नहीं वहां। मैं भी नहीं, लेकिन डायरी में लिखा है कि निशा की आखिरी बार वहीं देखी गई थी और फिर वो गायब हो गई। पुलिस ने इसे एक मिसिंग केस मानकर बंद कर दिया था, लेकिन डायरी के हिसाब से ये एक हत्या थी। अमित डायरी बंद कर देता है और सोच में पड़ जाता है। उसके अतीत का एक हिस्सा उसके दिमाग में घूमने लगता है। उसके परिवार का एक अनजाना राज जिससे वो अब तक भाग रहा था। अमित मन में, क्या मैं यहां भी एक राज में फंस गया? प्रिया अमित के चेहरे पर बदलते भाव देखती है। तुम ठीक हो अमित? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। अमित खुद को संभालता है। कुछ नहीं, बस थोड़ा शौक लगा। तुमने पुलिस को बताया? नहीं, मुझे लगा पहले पूरी जानकारी मिल जाए। और मुझे लगता है ये राज वृंदा निवास के अंदर ही है। अमित प्रिया को देखता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक है, उत्सुकता और एक बेचैनी भी। अमित को एहसास होता है कि प्रिया इस राज को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगी, चाहे कितना भी खतरा हो, और शायद उसके अंदर भी ये राज उसे अपनी ओर खींच रहा है। अमित, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इसे सुलझाएंगे, अकेले तो नहीं कर पाओगी। प्रिया की आंखों में खुशी और राहत चमकती है। उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। तुम मेरा साथ दोगे? अमित, ऑफ कोर्स, पड़ोसी है ना, और वैसे भी मुझे भी रहस्यों में दिलचस्पी है, और हमें पता चलाना होगा कि निशा के साथ क्या हुआ था। अमित की नज़र वृंदा निवास की खिड़की से बाहर जाती है, जहां बारिश अब भी हो रही है। बारिश की बूंदें वृंदा निवास की दीवारों पर गिरकर मानो उस पुराने राज को और गहरा कर रही थीं। एक नया सफर शुरू हो चुका था, जहां एक खूनी राज और उनका रिश्ता एक दूसरे से उलझ जाएंगे। शाम ढल रही है। वृंदा निवास की पुरानी सीढ़ियां हल्की रोशनी में डूबी हैं। दीवारों पर बने पुराने निशान और जाले एक अलग ही माहौल बना रहे हैं। प्रिया और अमित एक एक सीढ़ी ध्यान से उतरते हुए वृंदा निवास के बेसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों के हाथों में फ्लैशलाइट्स हैं। प्रिया के चेहरे पर थोड़ी घबराहट है, जबकि अमित उसे हौसला दे रहा है। प्रिया धीमी आवाज में, पता नहीं क्यों, पर यहां आते एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे वृंदा निवास की हर दीवार कुछ कहना चाह रही हो। अमित उसकी तरफ देखता है, उसके हाथ पर हल्का सा हाथ रखता है। अमित, ये सिर्फ तुम्हारा मन है। हम बस सच पता करने जा रहे हैं। कुछ गलत नहीं होगा। वो बेसमेंट की तरफ जाती हुई आखिरी सीढ़ी पर रुकते हैं। सामने एक लोहे का भारी दरवाजा है, जिस पर पुराने ताले लगे हैं और जंग लगा हुआ है। दरवाजे के ऊपर धीमी रोशनी में एक बोर्ड पर हल्के अक्षरों में लिखा है, डेंजर, नो एंट्री। प्रिया, यही है वो जगह। डायरी में लिखा था कि निशा आखिरी बार यहीं देखी गई थी। अमित फ्लैशलाइट दरवाजे पर घुमाता है। ताला काफी पुराना लग रहा है। अमित, ये तो काफी सॉलिड है, खोलना मुश्किल होगा। प्रिया अपने बैग से एक छोटी सी लॉक पिकिंग किट निकालती है। प्रिया, फिक्र मत करो, मेरे पास इसका जुगाड़ है। बचपन में लॉक पिकिंग का शौक था। अमित उसे हैरानी से देखता है। तुम तो बिल्कुल सीआईडी हो। मुझे लगा तुम सिर्फ किताबी कीड़ा हो। प्रिया हल्का सा मुस्कुराती है और ताले में अपनी टूल्स लगाती है। कुछ देर की कोशिश के बाद एक हल्की सी क्लिक की आवाज आती है और ताला खुल जाता है। प्रिया, गॉट इट। अमित दरवाजे को धीरे से खोलता है। अंदर से एक तेज सीली और पुरानी स्मेल आती है। बेसमेंट के अंदर घुप अंधेरा है। उनकी फ्लैशलाइट्स की रोशनी में बस थोड़ा सा ही दिखता है। धूल, मकड़ी के जाले और पुराना सामान हर तरफ बिखरा पड़ा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो उनके अंदर तक उतर जाती है। अमित, चलो ध्यान से। दोनों अंदर जाते हैं।
उनके कदम धूल से भरी जमीन पर एक हल्की आवाज करते हैं। हर तरफ पुराने फर्नीचर, टूटी फूटी चीजें और कुछ ऐसे डिब्बे हैं जिन पर सालों की धूल जमी है। प्रिया की फ्लैशलाइट एक कोने में जाती है जहां जमीन पर कुछ हल्के दाग दिख रहे हैं जो सूखे हुए खून के निशान जैसे लगते हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। प्रिया, ये देखो अमित, ये क्या है? अमित उस तरफ आता है और अपनी फ्लैशलाइट उन निशानों पर डालता है। उसका चेहरा भी पीला पड़ जाता है। अमित, ये तो लगता है डायरी सही कह रही थी। ये खून के निशान हो सकते हैं। प्रिया की नजर थोड़ी आगे बढ़ती है जहां एक पुरानी अलमारी के पीछे कुछ छिपा हुआ सा लग रहा है। वो उस तरफ बढ़ती है, उसका दिल तेज धड़क रहा है। अमित उसके पीछे पीछे आता है। प्रिया अलमारी को थोड़ा साइड करती है। उसके पीछे जमीन पर एक छोटा सा काला चमड़े का पर्स पड़ा है। उस पर धूल की एक मोटी परत है। प्रिया उसे उठाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। ये तो निशा का पर्स है। डायरी में इसका जिक्र था। प्रिया पर्स खुलती है। उसमें एक पुराना आईडी कार्ड है जिस पर निशा की तस्वीर है और कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं और एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा है जिस पर कुछ अजीब सा सिंबल बना हुआ है। अमित उस सिंबल को गौर से देखता है। उसकी आंखों में एक पहचान की चमक आती है, जैसे उसने वो सिंबल कहीं देखा हो। लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अचानक ऊपर से एक तेज डरावनी आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज नीचे गिरी हो। दोनों चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। अमित, ये क्या था? प्रिया और अमित की सांसें थम जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो बेसमेंट में अकेले नहीं हैं। क्या वो राज उनका पीछा कर रहा है, या कोई और भी है जो निशा के राज को छुपाना चाहता है? ऊपर से आई उस तेज आवाज से प्रिया और अमित दोनों झटके से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बेसमेंट का अंधेरा अब और भी गहरा लगने लगता है। उनकी फ्लैशलाइट्स की रोशनी में धूल के पार्टिकल्स हवा में नाच रहे हैं, जैसे कोई आत्मा उनके इर्द गिर्द घूम रही हो। प्रिया फुसफुसाते हुए, ये क्या था? क्या कोई और भी है यहाँ? अमित प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर अब सिर्फ उत्सुकता नहीं, बल्कि एक निश्चित डर भी है। अमित, पता नहीं, चुप रहो। दोनों अपनी फ्लैशलाइट्स को घुमाते हैं। हर कोने, हर साए में कुछ तलाशने की कोशिश करते हैं। अंधेरे में पुराने सामान के ढेर और भी डरावने लगते हैं। हर आहट, हर खामोशी उनकी धड़कन को तेज कर रही है। तभी उन्हें थोड़ी दूर अलमारियों के पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे किसी चीज के घिसते हुए खिसकाने की। दोनों की निगाहें उस तरफ जाती हैं। अमित, वहां से आवाज आई। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम उठाते हुए भी कांप रहे हैं। ज्यों ही वो उस जगह के करीब पहुंचते हैं, उनकी फ्लैशलाइट्स की रोशनी में एक साया सा दिखता है जो तेजी से अलमारियों के पीछे चला जाता है। प्रिया, कौन है वहां? अमित आगे बढ़ता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। वो अलमारियों की बीच की जगह से अंदर झांकता है। रोशनी अंदर पड़ते ही एक छोटा सा बूढ़ा और मैला कुचैला आदमी दिखता है जो डर के मारे एक कोने में सिमटा हुआ है। उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ टूल है जिससे वो शायद कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ये वृंदा निवास का केयरटेकर राम भरोसे 60s में है, जो अपनी धोती कुर्ता में है और उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा है। उसने ही शायद कुछ गिरा दिया था जिसकी आवाज सुनकर प्रिया और अमित चौंक गए थे। अमित, राम भरोसे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात को? राम भरोसे हिचकते हुए खड़ा होता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। राम भरोसे, मालिक, मैं तो बस यहाँ चलता हुआ पानी ठीक कर रहा था। कई दिनों से लीक हो रहा था। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात को? ये जगह ठीक नहीं है। राम भरोसे की नज़र प्रिया के हाथ में पकड़े हुए निशा के पर्स पर पड़ती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसका रंग उड़ जाता है। वो तुरंत अपनी नज़र हटा लेता है, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। प्रिया और अमित उसके रिएक्शन को गौर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि राम भरोसे कुछ छुपा रहा है। प्रिया, राम भरोसे जी, हमें बेसमेंट में कुछ क्लूज मिले हैं हत्या के बारे में। क्या आपको निशा नाम की किसी लड़की के बारे में कुछ पता है जो सालों पहले यहाँ रहती थी? राम भरोसे कांपने लगता है। वो घबराहट में अपने हाथ मलने लगता है। निशा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बहुत बाद में यहाँ काम करने आया था। आप लोग जाओ यहाँ से। ये जगह अच्छी नहीं है, बुरे साए हैं यहाँ। वो जल्दी से अपने टूल्स उठाता है और बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अमित उसे रोकने की कोशिश करता है, पर राम भरोसे उसके हाथ से छुटाकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भाग जाता है। अमित, राम भरोसे रुको! लेकिन वो रुकता नहीं। प्रिया और अमित एक दूसरे को देखते हैं।
राम भरोसे का रिएक्शन उनके लिए एक नया सवाल खड़ा कर देता है। वो डेफिनेटली कुछ जानता है और डर रहा है। प्रिया, उसने कुछ छुपाया, उसकी आंखों में डर था। अमित, हाँ, और जब उसने निशा का पर्स देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अमित की नज़र उस जगह पर पड़ती है जहां राम भरोसे कुछ ठीक कर रहा था। वहां जमीन पर कुछ ताज़ी धूल और मिट्टी हटी हुई है, जैसे उसने कुछ खोदा हो। वो फ्लैशलाइट उस जगह पर डालता है। जमीन में धूल के नीचे एक छोटा सा चमकता हुआ मेटल का टुकड़ा पड़ा है, जो किसी की चेन का हिस्सा लगता है। उस पर एक छोटा सा आर अक्षर बना हुआ है। प्रिया उसे उठाती है। ये क्या है? किसी की चाबी का हिस्सा लग रहा है और इस पर आर लिखा है, राम भरोसे। अमित की आंखों में सोच की रेखा गहरी जाती है। निशा का राज अब सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं था। इसमें वृंदा निवास के अपने लोग भी शामिल हो सकते थे और राम भरोसे उनका पहला सस्पेक्ट था। उनका रिश्ता इस नए खतरे के साथ और भी गहरा होने वाला था। रात गहरा चुकी है। प्रिया और अमित वृंदा निवास के बेसमेंट से लौटकर प्रिया के फ्लैट में बैठे हैं। मौसम अब भी सर्द है और बारिश की आवाज़ बैकग्राउंड में हल्के से आ रही है। टेबल पर निशा का पर्स, राम भरोसे का कीचेन और डायरी रखी है। दोनों के चेहरे पर गहरी सोच और थकान साफ दिख रही है। प्रिया, अपनी कॉफी मग को घुमाते हुए, राम भरोसे ने जरूर कुछ छुपाया है। उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। और वो कीचेन, उस पर आर अक्षर, क्या ये सब इत्तेफाक हो सकता है? अमित कीचेन को उठाता है और उसे अपनी उंगलियों में घुमाता है। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा संकल्प है। इत्तेफाक नहीं लगता। राम भरोसे सालों से यहाँ काम कर रहा है। उसे वृंदा निवास के हर कोने की खबर होगी और हर रहने वाले की भी। अगर निशा का मामला इतना बड़ा राज था तो जरूर उससे भी कुछ पता होगा और शायद वो उसमें शामिल भी हो। लेकिन वो इतना डर क्यों रहा था और उसने हमें वहां से भगाने की कोशिश क्यों की? दो वजह हो सकती हैं। या तो वो किसी से डर रहा है या वो खुद को बचाना चाहता है। पर उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि वो किसी से डर रहा था, जैसे कोई और भी हो जो इस राज को छुपाना चाहता हो। प्रिया राम भरोसे के कीचेन को देखती है, फिर डायरी के उस सिंबल को। दोनों में एक अजीब सा कनेक्शन लगता है। और ये सिंबल, वो डायरी में बना हुआ मुट-मुट सा सिंबल अमित को दिखाती है। ये निशा के पर्स में भी मिला और डायरी में भी इसका जिक्र है। क्या तुमने ऐसा कुछ पहले देखा है? अमित सिंबल को गौर से देखता है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है, जैसे वो कुछ पहचान गया हो, लेकिन फिर वो उसे छुपा लेता है। नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं। शायद कोई पुराना वृंदा निवास का सिंबल हो। प्रिया को उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। हमें राम भरोसे से फिर बात करनी होगी, पर इस बार अकेले नहीं। हमें कुछ और सबूत चाहिए जो उसे बोलने पर मजबूर करें। सही कह रही हो, हम अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस राज की जड़ें काफी गहरी लग रही हैं, पर शुरुआत कहाँ से करें? प्रिया की नजर एक बार फिर डायरी पर पड़ती है। डायरी में कुछ नाम थे जो निशा के करीब थे या जिनसे उसकी दुश्मनी थी। हमें उन लोगों को ढूंढना होगा और वृंदा निवास के सबसे पुराने किराएदार से बात करनी होगी। शायद उन्हें कुछ याद हो। अमित सिर हिलाता है। उसकी आंखों में एक नया जुनून है। वो जानता है कि ये सफर खतरनाक होगा, पर प्रिया के साथ वो किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार था। उसका प्यार उसके डर पर हावी हो रहा था। ठीक है, कल सुबह सबसे पहले हम राम भरोसे के पास जाएंगे और उसके बाद बिल्डिंग के सबसे पुराने रेजिडेंट के पास। क्या नाम है उनका? मिसेस देशपांडे। वो सेकंड फ्लोर पर रहती हैं और सालों से यहीं हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद और संकल्प है। बारिश अब धीरे हो चुकी थी और वृंदा निवास के ऊपर छाया हुआ अंधेरा अब उनके लिए एक चुनौती बन चुका था, जिसे वो अपने प्यार और हिम्मत से रोशन करना चाहते थे। क्या मिसेस देशपांडे उन्हें निशा के राज के बारे में कुछ बता पाएंगी या इस राज की गिरह और उलझ जाएगी? अगली सुबह वृंदा निवास की दूसरी मंजिल पर मिसेस देशपांडे 70 के लगभग एक शरीफ और बुजुर्ग महिला अपने ड्राइंग रूम में बैठी पूजा कर रही हैं। कमरे में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई है और सूरज की पहली किरणें झरोखे से अंदर आ रही हैं। उनके चेहरे पर शांति है, पर आंखों में सालों की कहानियां छुपी हैं। दरवाजे पर हल्की सी नॉक होती है। मिसेस देशपांडे पूजा रोककर उठती हैं और दरवाजा खोलती हैं। सामने प्रिया और अमित खड़े हैं। उनके चेहरे पर विनम्रता और उत्सुकता है। प्रिया, गुड मॉर्निंग मिसेस देशपांडे। हम प्रिया और अमित हैं। हम ऊपर तीसरी मंजिल पर रहते हैं। क्या हम आपसे कुछ देर बात कर सकते हैं? मिसेस देशपांडे उन्हें मुस्कुराकर देखती हैं। आओ आओ बेटा, नए पड़ोसी हो, खुश रहो, अंदर आओ।
वो उन्हें अंदर आने का इशारा करती हैं। प्रिया और अमित अंदर आते हैं। मिसेस देशपांडे उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा करती हैं। बोलो, क्या बात है? सुबह सुबह मेरे दर्शन कैसे? प्रिया एक लंबी सांस लेती है। मिसेस देशपांडे, हमें आपसे वृंदा निवास के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। खासकर कुछ साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी, निशा नाम की। क्या आप उन्हें जानती थीं? जैसे ही निशा का नाम आता है, मिसेस देशपांडे के चेहरे पर एक पल के लिए साया सा छा जाता है। उनकी आंखों में एक पुरानी उदासी तैर जाती है। वो अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं। मिसेस देशपांडे, निशा, हाँ, मैं उसे जानती थी। वो बहुत प्यारी लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। अमित उन्हें गौर से देखते हैं। उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी मतलब? हमें पता चला है कि वो यहाँ से गायब हो गई थी और उसे मिसिंग केस मानकर बंद कर दिया गया था। मिसेस देशपांडे थोड़ी देर चुप रहती हैं, जैसे वो अपने पुराने जख्मों को टटोल रही हूं। मिसेस देशपांडे, गायब? पुलिस ने तो यही कहा था, लेकिन वृंदा निवास के कुछ लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं था। निशा को गायब नहीं किया गया था, उसकी हत्या हुई थी। प्रिया और अमित एक दूसरे को देखते हैं। मिसेस देशपांडे की बात ने उनकी शंका को यकीन में बदल दिया था। हत्या? किसने की थी मिसेस देशपांडे? आपको कुछ पता है? मिसेस देशपांडे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक हैंडकरचिफ निकालकर अपनी आंखें पूंछती हैं। मुझे सब पता है, उस रात क्या हुआ था और किसने किया था, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। मुझसे एक कसम ली गई थी और डर लगता था। किसने कसम ली थी और किसका डर? मिसेस देशपांडे उनके करीब आती हैं। उनकी आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है। वृंदा निवास का मालिक मिस्टर शर्मा, उसने सबको धमकी दी थी। कहा था अगर किसी ने मुंह खोला तो उसकी जिंदगी मुश्किल कर देगा। निशा मिस्टर शर्मा की बेटी के करीब थी और उस रात मिस्टर शर्मा का बेटा राहुल निशा से मिलने बेसमेंट में गया था। उनके बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ, बहुत तेज आवाजें आ रही थीं और फिर एक चीख, और उसके बाद सब शांत हो गया। प्रिया और अमित के चेहरे पर हैरानी और घबराहट साफ दिख रही है। राहुल शर्मा? वही सिंबल जो निशा के पर्स और डायरी में था, क्या उसका आर राहुल के लिए था? प्रिया, राहुल शर्मा? वो अब कहाँ है? मिसेस देशपांडे, वो तो निशा के गायब होने के कुछ दिन बाद ही देश छोड़कर चला गया। कहते हैं बिजनेस के लिए गया है, पर सच तो यही है कि वो भाग गया। मिस्टर शर्मा ने सब कुछ छुपाया और राम भरोसे वो भी मिस्टर शर्मा का ही आदमी है। उसने भी सब कुछ छुपाने में मदद की थी। मिसेस देशपांडे की बातें उनके लिए एक बड़े राज की परत खोल रही थीं। राम भरोसे का डर, निशा का सिंबल और अब राहुल शर्मा का नाम, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता जा रहा था। लेकिन क्या मिस्टर शर्मा ने सच में अपने बेटे को बचाने के लिए इतना बड़ा राज छुपाया था? मिसेस देशपांडे से मिलने के बाद प्रिया और अमित वापस प्रिया के फ्लैट में आ चुके हैं। दोनों के चेहरे पर गहरी सोच और एक नया संकल्प है। सूरज की रोशनी कमरे में फैली हुई है, पर उनके दिमाग में अब भी निशा के राज का अंधेरा छाया हुआ है। तो मिसेस देशपांडे की बात सुनकर तो एकदम साफ हो गया कि राम भरोसे कुछ छुपा रहा था और मिस्टर शर्मा ने अपने बेटे को बचाने के लिए इतना बड़ा सच दबा दिया। अमित विंडो के पास खड़ा बाहर देख रहा है। वृंदा निवास की दीवारें अब उसे और भी रहस्यमयी लग रही थीं। एग्जैक्टली, राहुल शर्मा का नाम आना इस केस को और भी उलझा रहा है और राम भरोसे का डर भी अब समझ में आ रहा है। वो मिस्टर शर्मा से डर रहा था, लेकिन हमें सिर्फ मिसेस देशपांडे की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें सॉलिड प्रूफ चाहिए। प्रिया उठती है और टेबल पर रखी डायरी और निशा के पर्स को गौर से देखती है। प्रूफ तो हमें वृंदा निवास के अंदर से ही मिलेगा, और वो सिंबल, वो डायरी में बना हुआ सिंबल अमित को दिखाती है। मिसेस देशपांडे ने तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया, पर मुझे लगता है इसका कनेक्शन राहुल से है। शायद ये उसका सिग्नेचर हो या उसके नाम से जुड़ा कोई निशान। अमित पलटकर सिंबल को देखता है। उसके चेहरे पर फिर वही अनजाना सा भाव आता है, जैसे वो कुछ जानता हो पर कह नहीं रहा हो सकता है, लेकिन हम राहुल शर्मा को ढूंढेंगे कैसे और मिस्टर शर्मा से कैसे निपटेंगे? वो वृंदा निवास का मालिक है। प्रिया हिम्मत से, ढूंढना तो पड़ेगा,
हम पुलिस के पास भी जा सकते हैं, लेकिन मिसेस देशपांडे की बात सुनकर लगता है पुलिस भी मिस्टर शर्मा के दबाव में है या थी। हमें अपने तरीके से जाना होगा। प्रिया की नजर राम भरोसे की कीचेन पर पड़ती है। ऊपर का आर अक्षर, क्या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? राम भरोसे के पास जरूर कुछ और होगा। उसने बेसमेंट में कुछ खोदा था जहां से हमें कीचेन मिला था। शायद वहां कुछ और भी हो। हाँ, या फिर उसके कमरे में। वो वृंदा निवास में ही रहता है ना? हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर पीछे की तरफ, पर उसका कमरा बंद ही रहता है। शायद उसने वहां कुछ छुपा रखा हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एक नया प्लान उनके दिमाग में बन रहा था। राम भरोसे तक पहुंचना उनके लिए अगला बड़ा कदम था। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट है राम भरोसे का कमरा। लेकिन हमें अंदर कैसे मिलेगा? और अगर उसने हमें देख लिया तो? और प्रिया मुस्कुराते हुए, फिक्र मत करो, मेरे पास एक और जुगाड़ है। बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। प्रिया की आंखों में एक नया जुनून दिख रहा था। अमित को लगा कि प्रिया अब सिर्फ एक राज सुलझाने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी साथी बन गई थी जो उसके साथ हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थी। उनका रिश्ता इस खूनी राज के दौरान हर दिन और गहरा होता जा रहा था। शाम का वक्त है, सूरज ढल चुका है और वृंदा निवास के कॉरिडोर में धीमी रोशनी है। प्रिया और अमित चोरी छुपे राम भरोसे के कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। राम भरोसे का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग के पीछे के हिस्से में है। दोनों के चेहरे पर एक शंका और उत्सुकता का मिश्रण है। प्रिया धीमी आवाज में, राम भरोसे को अभी तक तो काम पर होना चाहिए था, शायद वो मार्केट गया हो। अमित फुसफुसाते हुए, हाँ, यही सही मौका है, बस ध्यान रखना कोई देख ना ले। वो राम भरोसे की कमरे के दरवाजे तक पहुंचते हैं। दरवाजा एक पुराने ताले से बंद है। प्रिया अपने बैग से फिर से लॉक पिकिंग किट निकालती है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं, पर उसकी निगाहें काम पर टिकी हैं। प्रिया, ये थोड़ा मुश्किल है, काफी जंग लगा है। अमित उसके बगल में खड़ा आसपास देख रहा है। हर पल उनके लिए एक टेंशन से भरा है। कॉरिडोर में पुरानी लकड़ी की आवाजें आ रही हैं, जैसे वृंदा निवास भी उनके इस कांड को देख रहा हो। कुछ देर की कोशिश के बाद एक हल्की सी क्लिक की आवाज आती है और ताला खुल जाता है। प्रिया, हो गया। अमित धीरे से दरवाजा खोलता है। अंदर घुप अंधेरा है और एक पुरानी सीली सी स्मेल आती है। कमरा छोटा और पुराने सामान से भरा है। एक छोटा सा बिस्तर, एक अलमारी और कुछ पुराने बर्तन। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी है। दोनों अंदर जाते हैं, अपनी फ्लैशलाइट्स ऑन करते हैं। उनकी रोशनी कमरे के हर कोने को एक्सप्लोर करती है। वो हर चीज को ध्यान से देखते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। अमित, कहाँ से शुरू करें? प्रिया, उसकी अलमारी से, वही सबसे पहले देखने लायक है। वो अलमारी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही अमित अलमारी खोलता है, एक चूहे की आवाज आती है और वो तेजी से उसके पैरों के पास से निकल जाता है। प्रिया हल्का सा चीख पड़ती है, उफ, चूहे। अमित हल्की सी हंसी रोककर, डरो मत, बस चूहा है। अलमारी के अंदर कुछ पुराने कपड़े हैं। उनके नीचे प्रिया की नजर एक छोटे लकड़ी के संदूक पर पड़ती है। वो संदूक को बाहर निकालती है। संदूक पर भी एक छोटा सा ताला लगा है। प्रिया, ये देखो, लगता है ये राम भरोसे की सबसे खास चीज है। प्रिया ताला खोलने की कोशिश करती है, पर यह थोड़ा अलग है। उसे थोड़ा वक्त लगता है। अमित आसपास देखता रहता है, कोई आहट सुनने के लिए। अंत में ताला खुल जाता है। संदूक खुलते ही अंदर से धूल और एक पुरानी सी स्मेल आती है। संदूक में कुछ धुंधली तस्वीरें हैं, कुछ पुराने पत्र और एक छोटी सी डायरी है जो राम भरोसे की लगती है। प्रिया सबसे पहले तस्वीरें उठाती है। एक तस्वीर में राम भरोसे जवान लिख रहा है और उसके बगल में एक बच्चा है जो राहुल शर्मा लगता है, पर छोटा है। दूसरी तस्वीर में राहुल शर्मा थोड़ा बड़ा और उसके बगल में निशा खड़ी है, दोनों मुस्कुराते हुए। अमित तस्वीर देखकर, राहुल और निशा, मतलब राम भरोसे उन्हें अच्छे से जानता था। प्रिया राम भरोसे की डायरी उठाती है। उसके पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके हैं। प्रिया कुछ पन्ने पलटती है। उसमें राम भरोसे की अजीब सी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा है, ज्यादातर डेट्स और जगहों के नाम, पर एक पन्ना है जहां कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। प्रिया पढ़ते हुए धीमी आवाज में, निशा और राहुल का रिश्ता मिस्टर शर्मा को पसंद नहीं था,
उस रात बेसमेंट में झगड़ा और फिर खून। अमित और प्रिया एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में यकीन की चमक है। राम भरोसे की डायरी उनके लिए सबूतों का एक नया खजाना थी। पर डायरी में आगे लिखा था, मैंने लाश छुपा दी, मिस्टर शर्मा के कहने पर, और वो सिंबल। तभी उन्हें बाहर से किसी के कदमों की आवाज आती है, जो उनके कमरे की तरफ ही आ रही है। अमित, कोई आ रहा है। दोनों जल्दी से संदूक बंद करते हैं और उसको वापस अलमारी में रख देते हैं। प्रिया अपनी किट छुपाती है। कदमों की आवाज तेज होती जा रही है और अब दरवाजे के ठीक बाहर रुक जाती है। राम भरोसे बाहर से बुरबुराते हुए, मेरी चाय कहाँ रख दी? प्रिया और अमित की सांसें थम जाती हैं। वो अलमारी के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। क्या राम भरोसे उन्हें देख लेगा? और उनकी डायरी में लिखा वो सिंबल क्या था? क्या ये वही सिंबल था जो निशा के पर्स और प्रिया की डायरी में मिला था? राम भरोसे के कदम दरवाजे पर रुकते हैं। प्रिया और अमित अलमारी के पीछे सांस रोके हुए ठीक उसके कमरे में छिपे हैं। उनके दिमाग में राम भरोसे की डायरी के पन्नों में लिखे शब्द घूम रहे हैं, मैंने लाश छुपा दी, मिस्टर शर्मा के कहने पर, और वो सिंबल। दरवाजे खुलने की आवाज आती है और राम भरोसे अंदर आता है बुड़बुड़ाते हुए। वो थका हुआ लग रहा था और उसके हाथ में एक छोटा सा थैला है जिसमें शायद उसका शाम का सामान है। राम भरोसे अपने आप से, आज तो बिल्कुल थक गया, एक कप गरम चाय मिल जाए तो। वो कमरे में अपनी फ्लैशलाइट घुमाता है जो हल्की सी रोशनी देती है। प्रिया और अमित उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। राम भरोसे सीधा अपने छोटे से चूल्हे की तरफ जाता है चाय बनाने के लिए। वो कुछ देर तक चाय की तैयारी करता है। प्रिया और अमित की आंखें उस लकड़ी के संदूक पर टिकी हैं जिसे उन्होंने अभी अभी अलमारी में वापस रखा था। वो सोच रहे हैं कि क्या राम भरोसे उसे चेक करेगा। चाय बनने की खुशबू कमरे में फैलती है और राम भरोसे एक बार फिर कमरे में इधर उधर देखता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। उसकी नज़र अलमारी की तरफ जाती है। प्रिया और अमित की धड़कन तेज हो जाती है। राम भरोसे अपने आप से, कहाँ रखा था वो अलमारी खोलता है। प्रिया और अमित एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। राम भरोसे अलमारी के अंदर हाथ डालता है और अपने कुछ पुराने कपड़े निकालता है। लगता है वो कुछ और ही ढूंढ रहा था, शायद एक साफ कपड़ा। उसका हाथ संदूक पर नहीं पड़ता। वो कपड़े निकालकर अलमारी बंद कर देता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। प्रिया और अमित राहत की सांस लेते हैं। वो अभी भी सुरक्षित थे। राम भरोसे चाय पीता है और अपने आप से कुछ और बुड़बुड़ाने लगता है जिसका मतलब प्रिया और अमित को समझ नहीं आता। वो थोड़ी देर बैठा रहता है, फिर एक अंगड़ाई लेता है और बिस्तर पर लेट जाता है। कुछ ही देर में उसकी सांसों की आवाज गहरी हो जाती है, मतलब वो सो गया है। प्रिया और अमित कुछ देर इंतजार करते हैं जब तक राम भरोसे गहरी नींद में न सो जाए। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो सो चुका है तो प्रिया अमित की तरफ देखती है और धीरे से सर हिलाती है। दोनों चुपचाप धीरे धीरे अलमारी के पीछे से बाहर निकलते हैं। उनके कदम इतने हल्के हैं कि जमीन पर आवाज भी नहीं आती। प्रिया एक बार फिर अलमारी खोलती है और उस लकड़ी के संदूक को निकाल लेती है। इस बार वो उसे अपने बैग में डाल लेती है। अमित बाहर का रास्ता देखता है। कॉरिडोर अब खामोश है। वो राम भरोसे के कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद करते हैं और उस पर वापस ताला लगा देते हैं। वो जानते हैं कि राम भरोसे को सुबह तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि उसका राज उनके हाथों में आ गया है। दोनों तेजी से पर चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम ऊपर प्रिया के फ्लैट की तरफ उठ रहे हैं। राम भरोसे की डायरी अब उनके पास थी और उसमें वृंदा निवास के सबसे गहरे राज छिपे हुए थे। इंट प्रिया का फ्लैट, रात। प्रिया और अमित वापस प्रिया के फ्लैट में आ चुके हैं। राम भरोसे की डायरी टेबल पर खुली पड़ी है। उनके चेहरे पर अब सिर्फ थकान नहीं बल्कि एक जीत का एहसास भी है। प्रिया, उफ, कितना मुश्किल था। लग रहा था जैसे राम भरोसे उठ ही जाएगा। अमित मुस्कुराते हुए पर हम कामयाब रहे। अब देखते हैं इस डायरी में और क्या राज छिपे हैं। प्रिया डायरी का एक पन्ना पलटती है। उसमें लिखा है, वो सिंबल राहुल का, उसकी फैमिली का निशान, एस के साथ आर का मिलन, वृंदा निवास का सच। अमित उस सिंबल को गौर से देखता है जो निशा के पर्स और प्रिया की डायरी में मिला था। वही मुड़ सा आर अक्षर जो एस के साथ मिलकर कुछ और ही बना रहा था। अमित की आंखों में एक झटके से पहचान की चमक आती है। अमित एकदम से, ये तो शर्मा फैमिली का पुराना बिजनेस सिंबल है। मेरे दादाजी ने एक बार बताया था।
राहुल के नाम के आर और शर्मा के एस को मिलाकर बनाया गया था। प्रिया उसको हैरानी से देखती है। तुम्हें कैसे पता? अमित का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसके लिए अब सच को छुपाना मुश्किल हो रहा था। एक गहरा राज जो उसने अपने अंदर दबा रखा था वो अब सामने आने वाला था। क्योंकि वो लंबी सांस लेता है। मेरा पूरा नाम अमित शर्मा है। मिस्टर शर्मा, वो मेरे दादाजी हैं, और राहुल, वो मेरा चाचा है। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ में पकड़ी राम भरोसे की डायरी गिरने लगती है। निशा की हत्या का राज और अमित का परिवार दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए थे जिसकी प्रिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका रिश्ता अब सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला था। प्रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। राम भरोसे की डायरी उसके हाथों से फिसलकर टेबल पर गिर जाती है। उसकी आंखों में अमित के लिए अब सिर्फ प्यार और विश्वास नहीं, बल्कि एक अजीब सा शक और धोखे का एहसास भी है। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा है। अमित, तुम शर्मा हो? राहुल तुम्हारा चाचा है और तुमने ये सब मुझसे छुपाया? अमित का चेहरा भी उतरा हुआ है। उसकी आंखों में पश्चाताप और डर है कि उसने प्रिया का भरोसा तोड़ दिया है। वो प्रिया के पास जाने की कोशिश करता है, पर प्रिया पीछे हट जाती है। प्रिया, प्लीज सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर डर लग रहा था। ये राज मेरे परिवार का है। मेरे दादाजी, मिस्टर शर्मा, उन्होंने ये सब छुपाने के लिए हर हद पार कर दी। हर हद पार कर दी? और तुम क्या कर रहे थे? राहुल की मदद कर रहे थे? निशा की मौत में तुम्हारे परिवार का हाथ है। अमित कांप जाता है। नहीं प्रिया, मैं इसमें शामिल नहीं था। जब ये सब हुआ था, मैं बहुत छोटा था। मुझे कुछ पता नहीं था। जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे मुझे इस राज का पता चला। इसी वजह से मैं वृंदा निवास से दूर रहा, अपने परिवार से दूर रहा। मैं यहाँ आया ही इसलिए था ताकि अपने अतीत से पीछा छुड़वा सकूं। वो उसे घूरती है। उसकी आंखों में अभी भी भरोसा नहीं है। तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? जब हमें निशा के राज का पता चला तब भी नहीं। तुमने मुझे उसे सुलझाने में मदद करने दी, जबकि तुम्हारा परिवार ही इसका जिम्मेदार था। अमित जमीन पर घुटने टेक देता है। उसका दिल भर आया है। मुझे माफ कर दो प्रिया। मैं डरता था कि अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो तुम मुझसे नफरत करोगी, तुम मुझे छोड़ दोगी। मुझे लगा कि अगर हम इस राज को सुलझा पाए तो शायद मैं अपने परिवार के गुनाहों को धोकर तुम्हें सच बता पाऊंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अमित की बात में सच्चाई तो लगती है, पर धोखे का दर्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उससे इतना बड़ा राज छुपा रहा था। मुझे नहीं पता अमित, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब इतना मुश्किल है। अमित धीरे से प्रिया के करीब आता है। उसकी आंखों में सच्चा प्यार और पश्चाताप है। प्रिया, मैं जानता हूं मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, पर प्लीज मुझे एक मौका दो। मुझे निशा के लिए इंसाफ चाहिए और मैं ये सबूत दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। मैं अपने परिवार के गुनाहों को छुपाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें सबूत देने में मदद करूंगा ताकि हम मिलकर इस राज को पूरी तरह से उजागर कर सकें। प्रिया उसकी आंखों में देखती है। उसके अंदर दो भावनाएं टकरा रही हैं। एक तरफ उस धोखे का दर्द, दूसरी तरफ अमित के लिए उसका गहरा प्यार और उसकी आंखों में दिखने वाला सच। वो जानती है कि अमित जैसा भी है, उसने हमेशा उसका साथ दिया है हर मुश्किल में, और वो भी निशा को इंसाफ दिलाना चाहता है। वो चुपचाप अमित को देखती रहती है। कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, जिसमें सिर्फ उनके दिल की धड़कन और प्रिया के आंसुओं की आवाज सुनाई दे रही है। तुम्हें कैसे पता कि राहुल शर्मा कहाँ है और मिस्टर शर्मा से कैसे निपटेंगे? अमित को उसकी आवाज में एक छोटी सी उम्मीद दिखती है। मुझे पता है राहुल कहाँ है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। और मिस्टर शर्मा, उनके पास जरूर कुछ और सबूत होंगे। हमें वृंदा निवास में और गहरी तलाशी करनी होगी। शायद उनके स्टडी या उनके बैंक लॉकर्स में कुछ मिले। प्रिया एक लंबी सांस लेती है। उसका दिल अभी भी भारी है, पर उसे पता है कि अगर वो निशा को इंसाफ दिलाना चाहती है तो उसे अमित का साथ देना होगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो। उनका प्यार इस राज के बीच एक बार फिर इम्तिहान से गुजर रहा था। रात के 2 बजे हैं। वृंदा निवास का मिस्टर शर्मा 70 के एक सफेद बालों वाले रौबदार आदमी अपने स्टडी रूम में गहरी नींद में सो रहा है। रूम पुरानी किताबों, फाइल कैबिनेट और एक बड़े वर्किंग डेस्क से भरा है। कमरे में डिम नाइट लैंप की रोशनी है।
दरवाजे पर हल्के से ताला खुलने की आवाज आती है जो सिर्फ अमित ही सुन सकता है। अमित और प्रिया काले कपड़ों में चुपचाप अंदर आते हैं। प्रिया के चेहरे पर अभी भी थोड़ी सी झिझक है, पर अमित के साथ रहकर उसे हिम्मत मिल रही है। अमित फुसफुसाते हुए, दादाजी गहरी नींद में हैं, जल्दी से ढूंढते हैं। वो अपनी फ्लैशलाइट्स ऑन करते हैं और ध्यान से कमरे को स्कैन करते हैं। उनकी नज़र मिस्टर शर्मा के वर्किंग डेस्क और फाइल कैबिनेट्स पर पड़ती है। प्रिया फुसफुसाते हुए, कहाँ से शुरू करें? अमित, उनके डेस्क से। ज्यादातर इंपॉर्टेंट फाइल्स वहीं होती हैं। दोनों डेस्क की तरफ बढ़ते हैं। अमित ड्रॉर्स खोलना शुरू करता है। हर ड्रॉर में फाइलें और कागजात है। प्रिया भी उसकी मदद करती है। उनका काम चलते ही रूम में हल्की सी आवाजें आती हैं, कागजों के पलटने की, ड्रॉर्स के खुलने और बंद होने की। तभी अमित को एक हिडन ड्रॉर मिलता है डेस्क के नीचे की तरफ। वो उसे खोलता है। उसमें एक छोटा सा पुराना डायरी, कुछ धुंधली तस्वीरें और एक छोटा सा ऑडियो कैसेट है। अमित, ये क्या है? प्रिया डायरी उठाती है। ये मिस्टर शर्मा की पर्सनल डायरी लगती है और उसमें कुछ गहरी बातें लिखी हैं। प्रिया एक पन्ना पलटती है जहां निशा और राहुल का जिक्र है और उस रात की डिटेल्स। प्रिया धीमी आवाज में पढ़ते हुए, राहुल ने गुस्से में निशा को धक्का दे दिया। उसका सिर बेसमेंट में पत्थर से टकरा गया। राम भरोसे ने सब छुपाने में मदद की। मैंने लाश को बिल्डिंग के नीचे के टनल में छुपा दिया और राहुल को बाहर भेज दिया। उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। लाश टनल में? अमित ऑडियो कैसेट उठाता है। उस पर कोई लेबल नहीं है। अमित, ये क्या हो सकता है? वो कैसेट को प्ले करने के लिए कोई प्लेयर ढूंढने लगते हैं। रूम में एक पुराना कैसेट प्लेयर दिखता है। अमित कैसेट उसमें डालता है और प्ले करता है। कैसेट प्ले होते ही उसमें मिस्टर शर्मा की आवाज आती है जो राहुल से बात कर रहा है। आवाज कांप रही है। मिस्टर शर्मा कैसेट पर फुसफुसाते हुए, बेटा, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। कोई कुछ नहीं जान पाएगा। बस तुम यहां से चले जाओ, कभी वापस मत आना। निशा का राज हमेशा वृंदा निवास में ही दफन रहेगा। और फिर राहुल की आवाज आती है। राहुल कैसेट पर, पापा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो मुझे छोड़ रही थी। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। प्रिया और अमित एक दूसरे को देखते हैं। ये एकदम पक्का सबूत था। मिस्टर शर्मा और राहुल दोनों निशा की हत्या में शामिल थे और राम भरोसे भी। तभी मिस्टर शर्मा अपने बिस्तर पर करवट बदलते हैं। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। प्रिया और अमित कैसेट प्लेट बंद करते हैं और सबूत उठाते हैं। वो चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा अपनी आंखें पूरी तरह खोलते हैं और अपने बेड से उठते हैं। उनकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है जहां से प्रिया और अमित अभी अभी बाहर निकले थे। उन्हें कुछ साया सा दिखता है, पर वो श्योर नहीं होते। मिस्टर शर्मा नींद में, कौन है वहां? प्रिया और अमित तेजी से दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर शर्मा बेड से उठकर दरवाजे तक आते हैं, पर बाहर कोई नहीं होता। वो बस खामोश कॉरिडोर को देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखता है। उन्हें एहसास हो रहा था कि उनका छुपा हुआ राज अब बाहर आने वाला है। सुबह हो चुकी है। प्रिया और अमित प्रिया के फ्लैट में बैठे हैं। टेबल पर मिस्टर शर्मा की डायरी, ऑडियो कैसेट, राम भरोसे की डायरी और निशा का पर्स रखा है। उनके चेहरे पर थकान है, पर अब उनकी आंखों में एक नया जुनून है, निशा को इंसाफ दिलाने का। प्रिया एक लंबी सांस लेते हुए, हमारे पास सारे सबूत हैं। मिस्टर शर्मा की डायरी, ऑडियो कैसेट, राम भरोसे की डायरी और निशा का पर्स। अब कोई भी इस सच को झुटला नहीं सकता। अमित अब एक नए संकल्प के साथ प्रिया का हाथ पकड़ता है। उसके चेहरे पर अब शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक नया हौसला है। हाँ, अब कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने परिवार के गुनाहों को छुपाने नहीं दूंगा। निशा को इंसाफ मिलेगा। प्रिया, लेकिन पुलिस, क्या वो मिस्टर शर्मा पर यकीन करेगी? उनका वृंदा निवास में काफी असर है। अमित, इस बार उन्हें यकीन करना ही होगा। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है। मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा और ये सब कुछ उन्हें दूंगा। और अगर वो तब भी नहीं मानते तो मैं मीडिया के पास जाऊंगा। प्रिया अमित को देखती है। उसके अंदर अमित के लिए प्यार एक बार फिर गहरा होता जा रहा था। उसने अपने परिवार के खिलाफ जाने का फैसला किया था, सिर्फ सच के लिए। प्रिया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अमित, मुझे पता था। तुम्हारे बिना तो ये सब मुमकिन ही नहीं था। तुमने ही मुझे हिम्मत दी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनका रिश्ता इस पूरे खूनी राज के सफर में और भी मजबूत हो गया था। धोखे का दर्द अब धुल चुका था और उसकी जगह गहरी मोहब्बत और एक दूसरे पर अटूट भरोसा आ गया था। दोपहर का समय है। प्रिया और अमित पुलिस स्टेशन में बैठे हैं।
उनके सामने इंस्पेक्टर राठौर 40s, एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अफसर बैठा है। टेबल पर सारे सबूत रखे हैं, मिस्टर शर्मा की डायरी, ऑडियो कैसेट, राम भरोसे की डायरी और निशा का पर्स। इंस्पेक्टर राठौर गौर से हर सबूत को देखता है, हर पन्ना पकड़ता है और कैसेट को प्ले करके सुनता है। उसके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती जाती है। इंस्पेक्टर राठौर सबूत देखने के बाद, ये तो बहुत संगीन मामला है और सबूत भी काफी पक्के हैं। मिस्टर शर्मा ने इतने सालों तक इतना बड़ा राज छुपा कर रखा, और राहुल शर्मा। वो एक लंबी सांस लेता है। इंस्पेक्टर राठौर, हम तुरंत मिस्टर शर्मा को गिरफ्तार करेंगे और राहुल शर्मा के लिए भी इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी करेंगे। थैंक यू, आप दोनों ने बहुत हिम्मत का काम किया है। निशा को इंसाफ दिलाने में आपने पुलिस की बहुत मदद की है। प्रिया और अमित एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखों में राहत है। उनका सफर अब अंजाम तक पहुंच रहा था। शाम का वक्त है। पुलिस की गाड़ियां वृंदा निवास के बाहर खड़ी हैं। इंस्पेक्टर राठौर और 2-3 पुलिस वाले मिस्टर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए अंदर जा रहे हैं। कुछ मीडिया वाले भी बाहर इकट्ठे हो गए हैं। कैमरेज चमक रहे हैं। प्रिया और अमित बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। उनके चेहरे पर शांति है। उन्होंने वृंदा निवास के काले राज को उजागर कर दिया था। प्रिया धीमी आवाज में, आज वृंदा निवास की दीवारों से दबी हुई चीखें शांत हो जाएंगी। निशा को आखिर इंसाफ मिल गया। अमित प्रिया का हाथ थामे हुए है। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी है। अपने परिवार के गुनाहों को सामने लाने का दर्द भी है और सच की जीत की खुशी भी। अमित, हाँ प्रिया, सब ठीक हो गया। मिस्टर शर्मा को पुलिस बाहर लाती है। उनके हाथों में हथकड़ी है। उनका चेहरा उतरा हुआ है, आंखें खाली हैं। वो मीडिया और पड़ोसियों की नज़रों से बचने की कोशिश करते हैं। पुलिस उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। कुछ देर बाद रात भरोसे को भी पुलिस पकड़कर बाहर लाती है। उसकी आंखों में भी अब डर नहीं, बल्कि एक थकान और शर्मिंदगी है। वो भी बिना कुछ बोले पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है। वृंदा निवास के पड़ोसी बाहर खड़े हैं, हैरानी से ये सब देख रहे हैं। सालों से छुपा राज अब उनके सामने था। प्रिया और अमित एक दूसरे को देखते हैं। उनका प्यार, जो इस खतरनाक सफर के दौरान और भी गहरा हो गया था, अब हर इम्तिहान में खरा उतरा था। रात हो चुकी है। प्रिया और अमित प्रिया के फ्लैट में बैठे हैं। अब कमरे में कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ शांति और सुकून है। बारिश रुक चुकी है और चांदनी खिड़की से अंदर आ रही है। वृंदा निवास अब एक अलग रूप में दिख रहा है, एक ऐसा घर जहां अब सिर्फ प्यार और सुकून है। टेबल पर अब कोई डायरी या सबूत नहीं है, बस एक ताज़ा फूलों का गुलदस्ता रखा है। प्रिया अमित के कंधे पर सिर रखते हुए, सब कुछ कितना बदल गया है ना? वृंदा निवास भी और हम भी। अमित प्रिया का हाथ पकड़ते हुए, हाँ प्रिया, सब ठीक हो गया। शायद वृंदा निवास को भी अपने राज से मुक्ति मिल गई और हमें एक दूसरे में मुक्ति मिल गई। मैंने सोचा नहीं था कि सच का सामना करना इतना मुश्किल होगा, और उससे भी ज्यादा मुश्किल तुम्हें सच बताना होगा। प्रिया मुस्कुराते हुए, तुमने हिम्मत की और इसीलिए मैंने तुम पर भरोसा किया। हमारा प्यार हर इम्तिहान से गुजरा है और अब हम एक साथ हैं, बिना किसी राज के। अमित प्रिया को अपनी बाहों में लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, जहां सिर्फ प्यार और सुकून है। अमित वृंदा निवास अब सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग नहीं है, ये हमारे प्यार की कहानी का गवाह है। प्रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमित की बाहों में एक नया जीवन उनका इंतजार कर रहा था, जहां उनका प्यार हर मुश्किल से ज्यादा मजबूत था। वृंदा निवास की खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आती है और उनकी शांत सांसों की आवाज रूम में फैल जाती है। निशा को इंसाफ मिल चुका था और प्रिया और अमित ने अपने प्यार को बचा लिया था। दी एंड। प्लीज लाइक करना न भूलें।